नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपका कार्नोट साइकिल। ठीक है, आज हम जिस पर बात करेंगे वो है आपका कार्नोट साइकिल। यानी कार्नोट साइकिल की बात करेंगे हम तो ये हो गया आपका कार्नोट साइकिल। अच्छा, कार्नोट साइकिल क्या होती है? कार्नोट साइकिल, सबसे पहले हम कार्नोट साइकिल देखेंगे। कार्नोट साइकिल की जो प्रोसेसेस होती हैं उनके बारे में देखते हैं। प्रोसेसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कार्नोट साइकिल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कार्नोट साइकिल ऑन पीवी पे ड्रा कर सबसे पहले पीवी पर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया आपका P और ये हो गया आपका V। ठीक है, सबसे पहले प्रोसेसेस की बात करें तो 1 से 2 आपका होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से 2। और वो किस तरीके से बनेगा आपका? आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन आपका बनेगा ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट को सपोज आप करो 1 और ये हो गया 2। पीवी करो आप, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका 4। ये 1 से 2 जो है ये आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। अब जो 2 से 3 है वो आपका होगा आइसोथर्मल हीट एडिशन। यहाँ से आपका हीट एडिशन है और ये कौन सा है? आइसोथर्मल। तो यहाँ पर आपका आएगा 2 to 3 क्या होगा? आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल हीट एडिशन। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो गया? आइसोथर्मल हीट एडिशन। उसके बाद अगर हम 3 से 4 की बात करें तो वो आपका होगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो 3 से 4 में जो होता है वो होता है आपका आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, और अगर बात करूँ 4 से 1 की तो यहाँ पर होगा आपका आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये तो आपका ये वाला हो चुका है। अब ये तो आपके प्रोसेसेस हो गए कार्नोट साइकिल की कार्नोट साइकिल ऑन पीवी डायग्राम में। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको टीएस पे कैसे बनेगा। देखो टीएस पे बहुत आसान से बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर आइसेंट्रोपिक और आइसोथर्मल 2 ही प्रोसेस हो रही हैं। तो अगर हम इसको किस में देखें, टीएस पे देखें तो टीएस पे देखो कितने आसानी से बनेगा ये आपका टी हो गया, ये आपका एस हो गया। तो टीएस पे देखो आप कैसे बनेगा ये। टीएस पे हम बनाएंगे इसको तो सबसे पहले 1 से 2 क्या है? आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब सीधी लाइन। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा आइसोथर्मल हीट एडिशन। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर की सीधी लाइन। इसके बाद आपका आएगा 3 से 4 आपका है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। उसके बाद हीट रिजेक्शन है 4 से 1, यानी कि जो आपका कर्व बनेगा वो कुछ इस तरीके से
बनेगा। ठीक है, तो ये आपका टी एस डायग्राम हो गया। टी एस डायग्राम किसका? कार्नोट साइकिल का। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कार्नोट साइकिल टी एस डायग्राम, कार्नोट साइकिल टी एस डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका टी एस डायग्राम हो गया। अच्छा, अब अगर हम इसकी एफिशिएंसी पर जाएं तो कार्नोट क्या है? एक रिवर्सिबल साइकिल है, तो इसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला सिंपल, जैसे सिंपल साइकिल की रिवर्सिव उसका एफिशिएंसी का होता है, रिवर्सिबल साइकिल की वैसे ही होता है। इसका फॉर्मूला आपका ये होता है। कार्नोट साइकिल की डेरिवेशन पर हम नहीं जा रहे क्योंकि डेरिवेशन 1 मार्क क्वेश्चंस में नहीं आती है। इसके बाद अगर हम देखें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कार्नोट साइकिल के। ठीक है, कार्नोट साइकिल के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा ड्रॉबैक्स ऑफ कार्नोट साइकिल। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या हैं कार्नोट साइकिल के? सबसे पहला ड्रॉबैक है कि सारे प्रोसेसेस क्या हैं? रिवर्सिबल हैं, जिन्हें अचीव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए पहला ड्रॉबैक है ऑल द प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल which is impossible to achieve practically। ठीक है, सेकंड क्या होता है? अगर हमें आइसोथर्मल कंडीशन अचीव करनी है तो प्रोसेस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, और एडियाबैटिक के केस में बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो टू अचीव आइसोथर्मल, अगर हमें आइसोथर्मल टू अचीव आइसोथर्मल कंडीशन प्रोसेस हैज़ टू बी वेरी स्लो। देखो पिस्टन है, मान लो अगर आइसोथर्मल कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है तो सिलेंडर वॉल का पिस्टन बहुत स्लोली मूव करेगा, जिससे प्रॉपर टाइम मिलेगा हीट को बाहर जाने का और टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहेगा। लेकिन उसी केस में एडियाबैटिक में इतना फास्ट होता है कि हीट को बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए क्या होता है आपका हीट इंट्रैक्शन नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब हम इसकी बात करें वेयर एज, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। वेयर एज to achieve adiabatic condition, whereas to achieve adiabatic condition the process has to be extremely fast, process has to be extremely fast। ठीक है, अगले की बात करें, जो हम अगला जो पॉइंट है वो है द एरिया अंडर द कर्व इज हैविंग वेरी नैरो रीजन सो द स्वेप्ट वॉल्यूम इज कैप्ट लार्ज। देखो क्या होता है, जो एरिया अंडर द कर्व होता है पीवी डायग्राम में, ये जो मैंने पीवी डायग्राम पिछले वाली उसमें आपको बना के बताया था, पीवी डायग्राम ये कुछ इस तरीके का होता है कि मतलब बहुत ही नैरो एरिया होता है। इसका जो ये एरिया है ना, ये बहुत नैरो होता है। मैंने तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा बना दिया, मैं इसको हैच करके दिखाता हूँ। ये एरिया बहुत ही ज़्यादा नैरो एरिया होता है। ठीक है, तो इसका जो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है ना, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस तरह का स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, ये बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये कह रहे थे। आप देखिए, द एरिया अंडर कर्व इज हैविंग वेरी,
तो हम यहाँ पर एक जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं वो है एरिया अंडर द कर्व is having very narrow, ठीक है, very narrow region, moreover the swept volume is very large, moreover the swept volume is वेरी लार्ज। अच्छा, इससे आप क्या समझे, देखो एरिया अंडर द पीवी डायग्राम है वर्क डन, इसका मतलब वर्क डन ज़्यादा नहीं मिलेगा। वेरी नैरो रीजन यानी कि बहुत कम वर्क डन मिलता है। वर्क डन एफिशिएंसी ज़्यादा है पर वर्क डन जो हमें मिलेगा वो कम होता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अब कुछ नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ वो लिखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं उनको नोट में लिख लेते हैं जो इससे हमें पता चले। नोट, पहला पॉइंट, रिवर्सिबल इंजन आर मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल इंजन। ठीक है, रिवर्सिबल क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हीट लॉस नहीं होता है। रिवर्सिबल इंजन इज़ मोर एफिशिएंट क्योंकि इनकी एफिशिएंसी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, एफिशिएंट देन irreversible इंजन। irreversible इंजन, ठीक। उससे अगली पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ द रिवर्सिबल इंजन इज गिवन बाय कार्नोट। द मैक्सिमम पॉसिबल ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन बाय गिवन बाय कार्नोट। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी किसकी होती है, द मैक्सिमम possible efficiency of a reversible engine is given by Carnot, is given by Carnot। ठीक है, कार्नोट एफिशिएंसी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर्स ओनली। आपने देखा होगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला, यहाँ अगर मैं लिखूँ तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस TL अपॉन TH। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर लिमिट्स पर। तो तीसरा जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कार्नोट एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। कार्नोट एफिशिएंसी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, इसके बाद इफ़ देयर आर n नंबर ऑफ रिवर्सिबल इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर्स एंड देयर आर डिफरेंट वर्किंग फ्लूइड, द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी आइडियल एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट एफिशिएंसी इज हैविंग सेम वैल्यू। यानी कि वो आपके वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट्स पर डिपेंड करता है। तो मैं एक पॉइंट और लिख देता हूँ। एक पॉइंट जो है वो ये है, कार्नोट एफिशिएंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। मतलब वर्किंग फ्लूइड पर डिपेंड नहीं करती है, ये सिर्फ टेम्परेचर्स पर डिपेंड करती है। अच्छा, अब पिछला एक वीडियोस में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, ठीक है, एक बार उन्हें पूरी तरह से रिवाइज करते हैं। अच्छा, तो देखिए पिछली वीडियोस में जो देखी थी जहाँ पर हमने क्लॉसेस स्टेटमेंट पढ़ी थी, एंट्रोपी प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्लॉसेस एंट्रोपी, क्लॉसेस इनइक्वालिटी और एंट्रोपी प्रिंसिपल रिवाइज करेंगे। ठीक है, अभी तो आइए देखते हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं, पहला तो आपका पॉसिबल, ठीक है, पॉसिबल और इरिवर्सिबल, ज़्यादातर चीज़ें रिवर्सिबल होती हैं, रिवर्सिबल चीज़ें
इरिवर्सिबल। इसकी कंडीशन क्या होगी? इसी कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो क्लॉसेस इनइक्वालिटी इसकी कंडीशन क्या बताती है कि इंटीग्रेशन डी क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल और पॉसिबल इंजन के लिए क्या होगी? लेस देन ज़ीरो। ठीक है। और आपका एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या बताता है कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? ग्रेटर देन ज़ीरो। और इसके बाद अभी जो हमने पढ़ा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट क्या होगी? पॉसिबल और इरिवर्सिबल के लिए एक्चुअल से ज़्यादा होगी कार्नोट की। ठीक है। तो ये आपका एक चीज़ होगी। यहाँ पर इसमें हमने यहाँ पर क्या देखा? क्लॉसेस इनइक्वालिटी, यहाँ देखा एंट्रोपी प्रिंसिपल, कार्नोट इसके साथ। इसी कंडीशन को दो और चीज़ों के लिए देखते हैं, इम्पॉसिबल इंजन्स के लिए और रिवर्सिबल इंजन के लिए क्या होगी। ठीक है। तो आइए देखते हैं। सेकंड की बात करूं अगर मैं, तो सेकंड में आपका क्या होगा? इम्पॉसिबल। ठीक है। इम्पॉसिबल इंजन। इम्पॉसिबल इंजन के लिए क्या होगा आपका? इम्पॉसिबल इंजन की बात करूं तो इम्पॉसिबल इंजन की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा डी क्यू बाई टी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। दूसरा होगा आपका डी एस यूनिवर्स। ठीक है। डी एस चेंज इन एंट्रोपी इन यूनिवर्स, ये आपका हो जाएगा लेस देन ज़ीरो। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी एक्चुअल इंजन से, जो कि पॉसिबल नहीं है। मतलब ये तीनों केसेस अगर आएंगे तो इम्पॉसिबल इंजन है। ठीक है। इसके बाद आपका तीसरी चीज़ की बात करेंगे हम, तो तीसरा आपका रिवर्सिबल। ठीक है। रिवर्सिबल इंजन। रिवर्सिबल इंजन कौन से होंगे? रिवर्सिबल इंजन की बात करें तो आपके रिवर्सिबल इंजन होंगे क्लॉसेस इनइक्वालिटी रिवर्सिबल इंजन के लिए क्या होगी? डी क्यू बाई टी। ठीक है। इक्वल टू ज़ीरो। ठीक। इसके बाद रिवर्सिबल इंजन के लिए तो एंट्रोपी यूनिवर्स की भी ज़ीरो, और आपका जो कार्नोट एफिशिएंसी होगी वो एक्चुअल एफिशिएंसी के इक्वल होगी। तो ये केस हो गया आपका रिवर्सिबल इंजन का। ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया। अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है आपका अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। आइए उसे भी थोड़ा देख लेते हैं। अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी, यानी कि अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है? वो आपका है अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है। अब अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी के बारे में देखते हैं। अवेलेबल एनर्जी क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी और वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम साइक्लिक प्रोसेस फॉर सर्टेन हीट इनपुट। मतलब कि इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी सर्टेन हीट इनपुट के लिए किसी साइकिल से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्क, तो वो आपकी अवेलेबल एनर्जी है। और जो एनर्जी सिंक में दूसरी तरफ चली जाती है, यानी कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट वाज रिजेक्टेड टू द सिंक, वो आपकी अनअवेलेबल एनर्जी है। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं अवेलेबल एनर्जी पर। देखो अवेलेबल एनर्जी मतलब क्या? किसी भी पर्टिकुलर हीट इनपुट पर ना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क जो हम ले सकते हैं किसी साइकिल से, वो उसकी अवेलेबल एनर्जी होती है। यानी कि इट इज़
the maximum amount of work, it is a maximum amount of work that can be extracted in a cyclic process for a certain heat input, मतलब कोई heat input fix heat input के लिए certain heat input, ठीक है। अवेलेबल एनर्जी जो है आपकी वो क्या होती है कि सपोज़ करो आपने किसी इंजन से मैक्सिमम वर्क डन जितना हम ले सकते हैं, मैक्सिमम वर्क डन हम कब ले सकते हैं, जब इंजन क्या हो, रिवर्सिबल हो, ठीक है। अभी तो ये अवेलेबल एनर्जी है, अभी हम इसको थोड़ी डिटेल में और समझेंगे तब। इसके बाद आपकी एक और आती है अनअवेलेबल एनर्जी, उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अगली हेडिंग है आपकी अनअवेलेबल एनर्जी। अनअवेलेबल एनर्जी क्या होती है? अनअवेलेबल एनर्जी क्या है? इट इज़ द मिनिमम एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट of heat that has been rejected to the sink, that has been rejected to the sink, ठीक है। अब इसको समझने के लिए देखो, सपोज करो हमने एक हीट इंजन लिया, एक हीट इंजन, ठीक, ये आपका एक हीट इंजन है, नीचे आपका T2 टेम्परेचर पे सिंक है, ठीक है, यहाँ पर T1 टेम्परेचर पे सोर्स है, और जो कि आपका Q1 हीट सप्लाई कर रहा है और सिंक में जा रही है Q2 हीट, और जो आपको वर्क मिल रहा है। अब मैं इसे कहूँ कि यहाँ से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क लेगा, W मैक्स जो लेगा वो आपकी क्या होगी, अवेलेबल एनर्जी को AE से डिनोट करते हैं, अवेलेबल एनर्जी। और यहाँ से जो Q2 है, जो मिनिमम हीट होगी, यानी Q2 मिनिमम, Q2 मिनिमम Q2 मिनिमम जो है वो आपका अनअवेलेबल एनर्जी है। अब देखो इसे निकालते कैसे, डब्ल्यू मैक्स निकाल क्या होगा, मान लो आपका जो आपने जो दिया हीट वो Q1 हीट दिया और आपको उससे वर्क डन मिला W, ठीक है, प्लस Q2, ठीक है। यहाँ से आपने डब्ल्यू मैक्स निकालेंगे तो क्या होगा, Q1 माइनस Q2, जब ये वाला क्या होगा आपका मिनिमम, आपको वर्क मैक्सिमम तभी मिलेगा जब आपका Q2 मिनिमम होगा, ठीक है। और आप क्योंकि ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम तो रिवर्सिबल कह रहे, तो एफिशिएंसी की बात करें, रिवर्सिबल की एफिशिएंसी होती है 1 माइनस TL अपॉन में TH होती है रिवर्सिबल के केस में, ठीक है। अब आप ये बताइए कि ऐसा पॉसिबल कब है कि मिनिमम TL हम कब रख सकते हैं? मिनिमम TL हम जो होता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रख सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर हमें और मिनिमम टेम्परेचर लाना पड़ेगा तो हमें वर्क करना पड़ जाएगा, इसलिए मिनिमम जो लोअर टेम्परेचर है वो हम क्या रख सकते हैं, मिनिमम लोअर टेम्परेचर हम रख सकते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो देखो आपका जो फॉर्मूला होता है वो एफिशिएंसी का वो क्या है, 1 माइनस T लोअर अपॉन T हायर, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस T0 अपॉन TH लिख सकते हैं। ये तो आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला, इसको क्या लिख सकते हैं, W मैक्स अपॉन में Q1, ठीक है। आपका अवेलेबल एनर्जी जो है वो क्या होती है, वो W मैक्स है, तो अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे, W मैक्स, ठीक है, इज़ इक्वल टू Q1 1 माइनस T0 ब्रैकेट में
Q1 अपॉन T1, ऐसा लिख सकते हैं। Q1 को इधर ले गए, Q1 को इधर ले जा करके सबको इधर से किया, T0 को बाहर निकाल लिया, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं देखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, Q1 क्या है, हीट। ठीक है, Q1 क्या है आपका, जो आपने हीट सप्लाई की वो आपका Q1 है। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, Q1 अपॉन T1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, Q1 अपॉन T को मैं लिख सकता हूँ एंट्रोपी, क्योंकि हमें पता था Q/T एंट्रोपी होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस T0 डेल एस, यानी एंट्रोपी चेंज, जो हीट दी है उस पर, जिस टेम्परेचर पे जो हीट दी है उससे जो एंट्रोपी चेंज हुई है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब इस ये आपका डब्ल्यू मैक्स और अवेलेबल एनर्जी का फार्मूला है। देखो अवेलेबल एनर्जी हमने पढ़ा था, अवेलेबल एनर्जी क्या होती है, हीट सप्लाइड, या Q1 आपका क्या है, हीट सप्लाइड में से माइनस कर देंगे अनअवेलेबल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ, इक्वेशन अगर 1 करूँ और ये इक्वेशन 2 करूँ तो अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, T0 डेल एस। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला हो गया, अनअवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया है। तो इस फार्मूले को भी हम याद रखेंगे, या अवेलेबल एनर्जी का फार्मूला, और इस फार्मूले को भी हम याद रखेंगे। ये आपका मैक्सिमम वर्क डन निकालने का फार्मूला है, ये वाला भी। ठीक है, ए अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी दोनों निकालने का फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ पर आता है, अब इसके कुछ केसेस हैं। ठीक है, जो कि आपके हैं लॉस, हमें क्या निकालना है कि हम लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी निकालना होता है। तो लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी निकालने के लिए का मतलब होता है, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी का मतलब होता है इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो वो निकालना होता है हमें। ठीक है, उसके साथ साथ में अवेलेबिलिटी निकालनी होती है और इरिवर्सिबिलिटी कर पड़नी है। ठीक है, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। आगे हम अवेलेबल एनर्जी का लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी और इरिवर्सिबिलिटी पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको कंटेंट बढ़िया लगा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।